नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे अपर्दन चक्र और अपर्दन चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पैंक के विचार। पैंक के विचारों को यहाँ पर पैंक का भवाकृतिक तंत्र है उसका नाम दिया गया। देखिए इसके बारे में, जैसे इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था हमने कि पैंक का सिद्धांत है वो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। उस समय जर्मन भाषा एक कठिन भाषा थी, दुरूह भाषा थी, तो इसके विचारों को है वो समझा नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही जर्मन भाषा से इनके विचार अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हुए तो इनके विचार है वो विद्वानों के सामने आने लगे। और इनका जो विचार है वो इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु हुई थी 1924 में, तो 24 में डाईमॉर्फोलॉजिक एनालिसिस शीर्षक के नाम से इनके विचार प्रकाशित हुए। और उन्होंने स्थल यानी पैंक ने स्थल रूपों के विकास से संबंधित जो विचार हैं, पैंक के स्थल रूपों के विकास से संबंधित जो विचार हैं उनको आकृतिक विश्लेषण है उनका नाम दिया गया। आकृतिक विश्लेषण या भवाकृतिक तंत्र। ठीक है। पैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था कि एक तो बहिर्जात कारक या प्रक्रम और आकृति विशेषताओं के आधार पर, धरातल की आकृति की जो विशेषता पाई जाती है उसके आधार पर धरातलीय संचलन का विकास किस प्रकार से होता है और उनके कारणों की व्याख्या करना था कि धरातल का संचलन किन कारणों से होता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया संचालित होती है उसको पैंक ने क्या नाम दिया? उसको पैंक ने आकृति विश्लेषण का नाम दिया था कि ये जो प्रक्रिया संचालित होती है उसको पैंक ने शुरू में क्या की, समानांतर ढाल के निवर्तन की कल्पना की, ढाल के समानांतर निवर्तन की। लेकिन बाद में उन्होंने ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पनाएं वो प्रस्तुत की। इसके बाद पैंक ने डेविस का जो समय निर्भर सिद्धांत है उसके विपरीत समय स्वतंत्र सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। पैंक का मानना था कि स्थल रूपों का जो विकास है वो विवर्तनिक उत्थान की दर और निम्नीकरण, ठीक है, उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के बीच जो संबंध होते हैं उनका प्रतिफल होते हैं। और पैंक ने स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी। यहाँ तक हमने इसके बाद इसकी मान्यताएं पैंक के भवाकृतिक तंत्र की कि इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने में किन किन मान्यताओं का सहारा लिया। तो मान्यता पढ़ी हमने कि साम्यावस्था और वैसाम्यावस्था, ठीक है, इनकी दशाओं में ढाल के विभिन्न रूपों का विकास होता है, यानी विभिन्न रूपों का विकास होता है ढाल के। दूसरा उत्थान और अपर्दन है वो सहगामी होते हैं, साथ साथ चलते हैं। पैंक ने डेविस की अवस्था के स्थान पर इंटीविक्लुंग शब्दावली है उसका प्रयोग किया था, ठीक है। उत्थान से पहले स्थल खंड के लिए पैंक ने किस शब्द का प्रयोग किया? प्राइमारंभ शब्द है उसका प्रयोग किया था। स्थल रूप को उत्थान की दर और अपर्दन के जो पदार्थ हैं उनके प्रतिफल का दर का अनुपात बताया। और स्थल खंडों के विकास की अंतिम अवस्था के लिए इन्होंने इंद्रपम शब्द है उसका प्रयोग किया। अब आज हम पढ़ेंगे पैंक के जो भवाकृतिक तंत्र है उसका ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन। पैंक के भवाकृतिक तंत्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके द्वारा, जैसे हमने डेविस का भवाकृतिक तंत्र भौगोलिक चक्र को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया, उसी प्रकार से पैंक का भवाकृतिक तंत्र है उसको भी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
आगे उत्थान नहीं, इसके आगे नो फर्दर अपलिफ्ट, कि इसके आगे पैंक ने उत्थान को नहीं बताया था। ठीक है, इसके बाद में इसी की तरह पैंक ने इसको इन्होंने प्राइमारंभ कहा है। प्राइमारंभ, इसको y x, इस पे क्या ली, वही स्थलखंड की जो ऊंचाई है उसको इन्होंने यहाँ पर लिया y अक्ष पर ऊंचाई को, और जो OX अक्ष है उस पर आपके समय को लिया, समय। ठीक है, इसके बाद ये आधार तल, बेस लेवल जिसको कहते हैं, इसके बाद इसके लिए, ठीक है, विभाजक अवरोधक, ठीक है। इसके बाद इसमें, इसके अंतर्गत उन्होंने 3 अवस्थाएं मानी इसके अंतर्गत। ठीक है, ए, ब और स। ब स, 3 अवस्थाएं हो गई।
इसके बाद आपका इसको उन्होंने कहा है गुरुत्व ढाल, ग्रेविटी स्लोप। ठीक है, इसके बाद वाश ढाल, वाश स्लोप। वाश ढाल, ठीक है। अगला है आपका इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। और इसके बाद है इंड्रपम, इंड्रम्प। ये जो दोनों है वो है आपके इंड्रम्प। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लैंक ने अपना जो भावाकृतिक तंत्र है उसका इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन है वो किया है। ठीक है, ये है ग्राफ जिसमें शुरू के अंतर्गत उत्थान है वो धीमी गति से होता है, उसके बाद में उत्थान तीव्र गति से होता है, और इससे आगे उत्थान है वो नहीं होता, नो फर्दर अपलिफ्ट। इसके लिए उन्होंने प्राइमारम शब्द का प्रयोग किया है उत्थान से पूर्व की अवस्था के लिए। ठीक है, यहाँ पर विभाजक अवरोध ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है। अपर कर्व स्थलखंड के उत्थान की अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर उत्थान ज़्यादा, उत्थान के साथ ही अपरदन शुरू हो रहा है। देखिए प्लैंक की जो मेन बात है, प्लैंक ने उत्थान और अपरदन दोनों को साथ साथ माना। ठीक है, अपरदन शुरू हो गया। शुरू के अंतर्गत क्या होता है, शुरू में केवल शीर्षवर्ती अपरदन होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पार्श्ववर्ती अपरदन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में यहाँ पर जो ढाल बनता है उसको उन्होंने गुरुत्व ढाल का नाम दिया, और ये वाश ढाल, ये आपका इंसेलबर्ग, और ये आपका इंड्रपम। अब ये जो ग्राफ है उसको हम जब प्लैंक की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं जिसके लिए इन्होंने एंटी-वक्लुंग शब्दावली का प्रयोग किया है, उसके विकास के अंतर्गत इन अवस्थाओं के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया प्लैंक के भवाकृतिक तंत्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्थलखंड के जो विकास है उसकी अवस्था है।
स्थल खंड के विकास की प्रावस्थाएं। कि प्लैंक ने स्थल खंड के विकास की कौन कौन सी प्रावस्थाएं मानी, उसको हम यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्थल खंडों का जो विकास है वो प्राइम आरंभ में, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ग्राफ में देखा था, तो प्राइम आरंभ में उत्थान के साथ प्रारंभ है वो होता है। जैसे ही स्थल खंड का उत्थान होता है उसका विकास है वो भी शुरू हो जाता है। प्राइम आरंभ का उत्थान है वो विभिन्न ढंगों से होता है या विभिन्न दरों से होता है। शुरू में धीरे होता है, फिर तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में उत्थान यानी मंद गति से होता है, और इस उत्थान की जो अवधि है वो लंबी होती है। शुरू में जो उत्थान होता है मंद गति से होता है, लेकिन बहुत लंबे समय में जाकर होता है। इसके बाद त्वरित गति से उत्थान होता है, तेज गति से, और बाद में समान दर से जो उत्थान है वो होता जाता है, और अंत में घटती दर से उत्थान होता है। और उसके बाद उत्थान लास्ट में अंत में जाकर समाप्त हो जाता है। तो इसके दौरान स्थल खंड का जो विकास है वो निम्न अवस्थाओं में संपन्न होता है, प्रावस्थाओं में, जिसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो स्थल रूपों का या स्थल खंडों का विकास, ठीक है, स्थल खंडों का विकास स्थल खंडों का जो विकास होता है वो प्रारंभ में उत्थान के साथ शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही प्राइमारंभ का उत्थान हुआ, उत्थान के साथ ही स्थल खंडों का विकास शुरू हो गया। अब इस प्राइम आरंभ का जो उत्थान है वो विभिन्न दरों से होता है। प्राइम आरंभ का उत्थान विभिन्न दरों से होता है। कौन कौन सी दरों से होता है, देखिए, जैसे अभी हमने देखा प्रारंभ में उत्थान है वो मंद गति से होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से, लेकिन लंबी अवधि में जाकर होता है। ठीक है, लेकिन लंबी अवधि में। प्रारंभ में जो उत्थान होगा वो कैसे होगा, मंद गति से होगा, लेकिन लंबी अवधि तक होगा। इसके बाद उत्थान त्वरित गति से होता है। त्वरित गति से, तीव्र गति से, और बाद में समान दर से होता है। समान दर से, ठीक है, और अंत में उत्थान है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंत में घटती दर से होता है, बाद में समान दर से, अंत में घटती दर से होगा पहले।
और उसके बाद घटती दर के बाद में उत्थान समाप्त। ठीक है, इस प्रकार से स्थल खंड का जो विकास है वो निम्न प्रावस्थाओं में होता है। स्थल खंड का विकास निम्न प्रावस्थाओं में। तो देखिए, शुरू में उत्थान हो रहा है मंद गति से, लेकिन लंबी अवधि में जाकर, उसके बाद उत्थान त्वरित गति से हो रहा है, बाद में समान दर से, और अंत में घटती दर से, और अंततः यानी लास्ट में जाकर उत्थान समाप्ति हो जाता है। और इसके दौरान जो स्थल खंड का विकास है वो निम्न प्रावस्थाओं में होता है। तो पहली प्रावस्था इन्होंने क्या बताई? इन्होंने पहली प्रावस्था बताई है अफस्ति जिंडे इंटी वक्लुम। पहली प्रावस्था आफस्ति या फस्ति जेंडे इंटी वक्लुम। इंटी वक्लुम। AUFSTEI। जेंडे एंटी विक्लोम। ठीक है, तो ये है पहली प्रावस्था जिसको पेंक ने अफस्ति जिंडे इंटी विक्लुम का नाम दिया। अब देखिए इस प्रावस्था में क्या होता है। प्रारंभ में स्थल खंड में धीमी गति से उत्थान होता है। इस अवस्था में, इसमें यानी इस अवस्था में प्रारंभ में स्थल खंड में क्या होगा? धीमी गति से यानी मंद गति से, धीमी गति से उत्थान। ठीक है, शुरू में उस स्थल खंड में क्या हो गया? धीमी गति से उत्थान हो गया। कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। कुछ समय बाद उत्थान दर अधिक। ठीक है, कुछ समय के बाद उत्थान की दर अधिक हो गई। उत्थान के कारण क्या होगा? जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। उत्थान के कारण जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग व गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा? नदियों में लंबवत अपरदन होगा। नदियों में
लंबवत अपर्दन होगा। ठीक है। नदियों में लंबवत अपर्दन होने के कारण क्या होगा, इससे उनकी जो गहराई है वो लगातार है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। लेकिन उत्थान की जो दर है वो अपर्दन की दर से अधिक होती है। उत्थान दर अपर्दन दर से अधिक होती है, यानी ऊपर उठने की दर अपर्दन की जो दर है उससे अधिक होती है। अतः गहरी संकरी वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन आदि का निर्माण होता है। अतः वी आकार घाटी, गोर्ज, कैनियन आदि का निर्माण होता है। ठीक है। इन सभी का निर्माण होता है, साथ ही स्थलखंड की कुछ निरपेक्ष ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ेगी। निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाएगी और अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम ऊंचावच दोनों में वृद्धि के कारण से बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया है। इस प्रकार इस अवस्था में क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई और अधिक उच्चावच। अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम उच्चावच के कारण इस अवस्था को क्या कहा, बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया है। बढ़ती दर से विकास का नाम। ठीक है। तो देखिए अपस्थिज इंडे इंटिविक्लुम, इस अवस्था में क्या होगा, प्रारंभ में स्थलखंड है उसमें धीमी गति से उत्थान होगा, कुछ समय बाद उत्थान दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। उसके बाद उत्थान के कारण जलमार्ग, ढाल, प्रवाह, वेग, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा, नदियों में लंबवत अपर्दन होगा। उत्थान की दर अपर्दन दर से अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, वी आकार की घाटी, गौर्ज, कैनियन आदि का निर्माण होता है। स्थलखंड की निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है, अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम उच्चावच के कारण इस अवस्था को बढ़ती दर से विकास का नाम दिया गया है। इसके बाद आगे की जो प्रावस्था है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।